दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के लिए आपके कार्यक्रम में। चना की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और उनका नियंत्रण। अच्छे बाजार भाव के लिए शहद निकालते समय ध्यान में रखने योग्य जरूरी बात। मुर्गियों में चिकन पॉक्स रोग की समस्या और उसका समाधान। प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने समय से चना की बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप देख रही होगी। और इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर BL जाट से। देखो, अपने क्षेत्र में जहाँ बारानी भूमि है खास तौर से, वहाँ चने की फसल काफ़ी मात्रा में होती है, इसको बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। और खास तौर से चने की फसल में अगर अपन समय पे कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो इसमें बहुत ही अच्छी अपन पैदावार ले सकते हैं। चने में मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो कीटों द्वारा होता है, जिसमें जो प्रमुख कीट लगने वाले होते हैं, एक तो इसमें कटवा लट लगती है और एक फली छेदक। कटवा लटे फसल की शुरू अवस्था में लगती है। उस टाइम पे अगर अपन इसमें मिथाइल पैराथियान नाम के 2% पाउडर का अगर बुरखाव कर दें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो इस कीट को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जो इसमें प्रमुख कीट लगता है वो है फली छेदक, ग्राम पोट बोरर के नाम से इसको जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचाता है, पूरी फसल को ये चौपट कर देता है, हर फली में दाने को खा जाता है। इसकी जो प्रमुख पहचान है वो ये कि ये फली के अंदर घुस के उसके बीज को खाता है, आधी लटें बाहर निकलती रहती है। इसका जो प्रमुख प्रकोप होता है जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रारंभ होता है। तो इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है कि अपन एक तो फेरोमोन ट्रैप काम में लें। फेरोमोन ट्रैप से अपने को पता लग जाता है कि कीट का प्रकोप कब प्रारंभ हो रहा है और खेत के अंदर कितना प्रकोप उसका हो रहा है। तो उससे अपने को पता चलेगा कि किस टाइम पे अपने को कौन सी उपाय काम में लें कि इसको कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सके। हालांकि काफी हद तक फेरोमोन ट्रैप से भी कीट नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें जितने भी मोथ एकत्रित होते हैं तो वो मोथ को अपन नष्ट कर सकते हैं, ताकि खेत के अंदर काफी मात्रा में मोथ कम हो जाते हैं कीट के। तो एक तो फेरोमोन ट्रैप इसमें काम में लें सबसे ज्यादा। दूसरा, इसके बाद में फिर शुरू अवस्था में जब फली नहीं लगे उस टाइम पे कुछ खूंटियां खेत के अंदर गाड़ दें, ताकि उसके ऊपर कई पक्षी आके बैठते हैं जैसे चिड़िया, मैना, तो वो भी इस कीट को काफ़ी प्रभावी हद तक नियंत्रण करती है। लेकिन ध्यान रखें, जब फली में दाना बढ़ने लग जाए उस टाइम पे उनको उखाड़ दें, ताकि नहीं तो वो फिर दूसरा नुकसान भी कर सकती है। लेकिन उसको शुरू की अवस्था में लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी हद तक कीट को नियंत्रण करती है। इसकी फसल लटें होती है खेत में, लट्टों को उठा के ये खा जाती है। फिर बाद में अपने इसमें शुरू में अपने एक NPV नाम का वायरस आता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इस कीट से जो दवा होती है, जो वायरस होता है, इससे भी काफ़ी हद तक इसको नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि ये आज के तारीख में अपने को ऐसे प्रभावित नियंत्रण के कार्य करने हैं जिससे वातावरण को कम से कम प्रदूषण हो। क्योंकि कीटनाशक तो अपने को काम में लेने, जो रासायनिक कीटनाशक वो आखिरी हथियार के रूप में काम में लेने, उससे पहले अपन दूसरे ऐसे साधन काम में लें जिससे वातावरण प्रदूषित कम हो। तो उसमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल जैविक नियंत्रण के नाम से अपन जानते हैं,
ये काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। इसमें जो एनपीवी नाम का जो वायरस आता है बाजार में मिलता है, ये इसकी 250 से 300 एलई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इसका छिड़काव करें तो ये काफ़ी हद तक प्रभावी हुआ है। इसके से क्या होता है कि इसका जब छिड़काव करते हैं तो जो लटें खेतों के अंदर फसल को खाती है तो उसमें वायरस उसके अंदर चला जाता है, एक बीमारी फैलाता है जिससे लटें पौधे की ऊपर की टहनी पे जाके उल्टी लटक के मर जाती है और उससे वो अपने आप ही फिर आगे से आगे वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है खेत में, तो बार बार उसको प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में आजकल एक बीटी के नाम से बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया आता है, इसका भी छिड़काव करके काफी प्रभावी हद तक इस कीट नियंत्रण को रोका जा सकता है। और फिर भी अगर इसका प्रकोप हो तो अपने नीम के प्रोडक्ट बाजार के अंदर आते हैं, निम्बिसिडिन के नाम से, एजेडेक्टिन के नाम से, इसके अंदर कई तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं नीम के। तो नीम से निर्मित जो प्रोडक्ट आते हैं या नीम के जो बीज आता है उसका अगर एक्सट्रैक्ट अगर फार्म पे भी अपन तैयार करके छिड़काव करें तो भी ये भी काफ़ी प्रभावी रहे इसके लट के लिए। और फिर भी अगर नियंत्रण नहीं हो तो फिर इसमें इंडोक्साकार के नाम से एक कीटनाशक आती है, मेलाथियान के नाम से कीटनाशक आती है, इनका अपन छिड़काव करके इस कीट को प्रभावी काफ़ी हद तक अपन नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कीटनाशक मैंने बताया किसान भाइयों आपको, उसमें अगर अपने को इंडोक्साकार लेनी है तो 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। और मेलाथियान अगर अपन काम में लें, मेलाथियान के साथ साथ अपन क्विनाल फोस भी काम में ले सकते हैं, तो उनकी 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपन घोल बना के छिड़काव करें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो भी किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वो मधु बक्सों से शहद निकालते समय कुछ जरूरी बातों को अवश्य ध्यान में रखें, तभी उन्हें शहद का बाजार भाव अधिक मिलेगा। तो मधु बक्सों से शहद निकालते समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति तोमर से। सबसे पहले हमें निम्न सावधानियां जो मधु निष्कासन के समय रखनी चाहिए वो इस प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें बक्सों का चयन करना चाहिए। जिन बक्सों में हमारे शहद इकट्ठा हो गया है उनमें सबसे पहले बक्सों में मार्किंग करें। जैसे हमारे पास अगर 30 बक्से हैं तो फ्रेम में और बक्सों में मार्किंग एक ही होनी चाहिए। 1 नंबर के बॉक्स में सारे 10 फ्रेम में 1 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर 2 नंबर का बॉक्स है तो 2 नंबर के 10 फ्रेम में 2 नंबर और बक्से के ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। वह इसलिए हमें करना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम शहद निष्कासन के लिए जाते हैं तो हमारे 10 फ्रेम कभी एक साथ नहीं भरते। सभी फ्रेम अलग अलग समय पर भरते हैं। कभी 2 फ्रेम भरते हैं, कभी 2 फ्रेम दूसरे नंबर से बॉक्स से भरते हैं, कभी तीसरे नंबर बॉक्स से 2 फ्रेम भरते हैं। इस प्रकार अलग अलग फ्रेम से हमें शहद निष्कासन करना होता है। अगर हमारे पास बड़ी अपारी है और 200 से 300 बक्से हैं, इसी प्रकार हमें उनमें परमानेंट मार्कर से मार्किंग करनी होगी। मधु बक्सों से फ्रेम्स को निकालते समय आप मुंह पर मुंह रक्षक जाली तथा हाथों में दस्ताने पहन लें, जिससे कि मधुमक्खियां आपको कोई नुकसान न पहुंचा सकें। और जब हम मधु बक्सों से शहद निकालने के लिए फ्रेम्स को बाहर निकालते हैं तो उस समय मधुमक्खियां फ्रेम से चिपकी रहती हैं, तो उन्हें धुएं की सहायता से सावधानी पूर्वक हटा देना चाहिए। मधुमक्खियों को झड़ाने के लिए एक ब्रश आता है, सॉफ्ट होता है बहुत ही ज्यादा, और मधुमक्खी के बक्से में हम उस ब्रश की सहायता से मधुमक्खियों को झड़ा दें। और फ्रेम को खाली करने के बाद शहद एक्सट्रैक्शन यंत्र तक हमें मधुमक्खियों की
ट्रे लाने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन ट्रे का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास हनी एक्सट्रैक्शन ट्रे नहीं है तो इसके अलावा हम खाली बक्से का भी प्रयोग कर सकते हैं। खाली बक्से में हम सभी एपायरी से जितने भी फ्रेम्स हमारे भरे हुए हैं उनको चयनित करके हम बक्सों में से फ्रेम्स को निकाल लें और निकालने के बाद हम जिस स्थान पर हनी निष्कासन करने जा रहे हैं उस स्थान तक हम मधुमक्खी के बक्सों की जो फ्रेम्स हमने निकाले हैं वहां तक आसानी से उनको ले जाएं। हमारे कुछ मधुमक्खी पालक फ्रेम में से शहद निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिससे शहद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उन्हें बाजार में ऐसे शहद का कम मूल्य ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए शहद निकालते समय उन्हें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। जहां पर हम हनी निष्कासन करने जा रहे हैं वह स्थान साफ सुथरा हो, चींटियों से ग्रसित ना हो और हमें मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो जो व्यक्ति मधु निष्कासन कर रहा है मधुमक्खियां अट्रैक्ट होंगी मधु की खुशबू से और मधुमक्खी पालक को आकर के काट सकती हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसके लिए वह क्या करे, सबसे पहले मच्छरदानी को बांध करके मिट्टी से चारों ओर उसके दबा ले। जब हम शहद निष्कासन के लिए हम चाकू से छीलते हैं, चाकू भी तेज धारदार होना चाहिए और ज्यादातर हम ऐसे चाकू का प्रयोग करें जो स्टील का हो और तेज धारदार हो। जब मोम की लेयर को हम छीलते हैं तो छत्तों से शहद बाहर निकलता है। मधु निष्कासन यंत्र की सफाई करने के बाद ही शहद को निकालना चाहिए और यंत्र में फ्रेम्स को लगाने के बाद उसे हत्थे की सहायता से उचित समय तक ही घुमाना चाहिए, क्योंकि अधिक टाइम तक घुमाने पर फ्रेम्स को नुकसान हो सकता है। हनी एक्सट्रैक्शन यंत्र 4 फ्रेम और 6 फ्रेम का आता है, जिसे हम एक साइकिल के पहिए की तरह उसको घुमाते हैं और हाथ से घुमाने के बाद उसमें एक दाव पड़ता है। दाव पड़ने के साथ साथ हनी के छत्तों से हनी एक्सट्रैक्शन यंत्र में नीचे गिर जाता है और उसमें नल की तरह एक टोंटी लगी होती है, उसके माध्यम से हमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए हनी एक्सट्रैक्शन यंत्र को या तो किसी ऊंचे पत्थर की पटिया लगाकर या जमीन में रख करके हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और नीचे गड्ढा खोद करके स्टील के टैंक में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर स्टील का टैंक नहीं है तो प्लास्टिक के जो पर्ल पैड के कंटेनर आते हैं उसमें ही शहद को इकट्ठा करें। कभी भी लोहे के कंटेनर में उसे इकट्ठा ना करें, लोहे में जंग लगने की संभावना अधिक रहती है और उससे शहद फर्मेंटेशन हो जाता है और शहद भी क्वालिटी भी खराब होती है। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो शहद इकट्ठा करने का कंटेनर है वह या तो प्लास्टिक का अच्छी क्वालिटी का हो या फिर हमारे पास स्टील की टंकियां उपलब्ध हो, उन्हीं में हम शहद स्टोर करें। मधु निष्कासन हमेशा सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए। अगर कोहरा अधिक छाया हो या फिर बारिश होने की संभावना हो तो उस समय मधुवंशों से शहद नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मधुवंशों को हानि हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आसमान साफ होने पर ही शहद निष्कासन का कार्य करें। जब मोम की लेयर को हम छीलते हैं तो छत्तों से शहद बाहर निकलता है। उस मोम को हम धीरे धीरे कलेक्ट करते रहें और कलेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास पानी की सुविधा शहद मोम निकालने के लिए मोम एक्सट्रैक्टर नहीं है तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा विकल्प हमारे पास है कि हम एक भगोने में या एक पतीले में गर्म पानी को कर लें और गर्म पानी करने के बाद जितना भी हनी एक्सट्रैक्ट हमने करने के लिए मोम को छीला है या मोम को काट करके अलग किया है, उस गर्म पानी में हम उस मोम को डालते जाएंगे। जब हीट उसको मिलेगी गर्म पानी से तो वह मोम पानी पर पिघल जाएगा और हीट जैसे ही हम बंद करेंगे तो वह ठंडा होकर के एक परत के रूप में मोम इकट्ठा हो जाएगा और मोम को भी हम चाकू से काट करके एक प्लेट नुमा आकार में अलग करके हम आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। फिर जब हम हनी निष्कासन हो जाए उसके बाद जिस बक्से से हमने फ्रेम्स को निकाला है, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि 1 नंबर का अगर फ्रेम बॉक्स होगा तो उसके सारे फ्रेम्स पे 1 नंबर होगा और 1 नंबर के फ्रेम को ला करके हमें उसी बॉक्स में यथावत रख देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम 1 नंबर का बॉक्स से फ्रेम निकाल के लाएं, अगर 3 नंबर के बॉक्स में रख दिया और 3 नंबर का फ्रेम हमने 6 नंबर के बॉक्स में रख दिया, उस स्थिति में अगर किसी बॉक्स में आपके बीमारी है या किसी में आपकी रोग ग्रसित है कोई बक्सा, तो अगर कोई आपका तंदुरुस्त बक्सा है उसमें अगर आपने फ्रेम की अदला बदली कर दी, उस स्थिति में आपके दूसरे जो आपका अच्छा तंदुरुस्त बक्सा है वह भी रोग ग्रसित हो जाएगा।
आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मुर्गियों में आने वाली बीमारियों में चिकन पॉक्स काफी नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है और इस बीमारी के निदान का सर्वोत्तम उपाय बचाव ही होता है। तो ये बीमारी मुर्गियों में आती कैसे है और इस रोग से मुर्गियों को कैसे बचाया जाए, इन सब पहलुओं पर जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि अरोड़ा से। एक ऐसा रोग है खासतौर से कुक्कुटों में जो कि इसी मौसम में होता है और इस मौसम में यदि हम रोगों से बचाव कर लें तो हम काफ़ी आर्थिक लाभ ले सकते हैं और जो हमारा दवाइयों पे और बचाव में खर्चा हो रहा है वो हम बचा सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख रोग है फाउल पॉक्स। तो ये जो है चेचक रोग जिसको कहते हैं कुक्कुटों में, और इसको कई बार चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि विषाणुओं से होती है। तो ये जो रोग है ये वैसे तो कम आयु वाले कुक्कुटों में होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन ये बड़े वयस्कों में भी हो सकता है। अब आती है बात कि ये कितने रूपों में होता है। तो ये इसके कई 3 रूप है। एक होता है चर्म रूप जिसको हम कहते हैं कुटेनियस फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी है डिप्थेरिक फॉर्म। तो जो डिप्थेरिक फॉर्म है ये नाक और ये सांस के उसमें गले में पाई जाती है। तीसरी है नेत्र या मुख वाली फॉर्म जिसमें खासतौर से नाक भी इन्वॉल्व होती है। तो 3 फॉर्म पाई जाती हैं। तो पहली जो फॉर्म हम बात करें लक्षणों की, तो पहली जो फॉर्म है वो है चर्म रोग की फॉर्म। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और खास तौर से जिसको हम कहते हैं ना कि चेचक हो गई, तो हम भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा त्वचा में होगी ये। तो जो त्वचा वाली जो फॉर्म है इसमें क्या होता है, जो रूप है इसमें सबसे पहले हल्के हल्के से कहीं कहीं खासतौर से जो दाने निकल जाते हैं जो कि चेहरे पे भी हो सकते हैं और गुदा के पास हो जाते हैं, पेट में हो सकते हैं। तो जो दाने हैं ये जो दाने हैं हल्के पहले धब्बे जैसे होते हैं, बहुत हल्के से लाल रंग के धब्बे जैसे उभरेंगे। तो जब ये धब्बे उभरेंगे तो उसके बाद जो धब्बे हैं ये थोड़े से दाना का रूप लेने लगते हैं। तब उसमें जो है खासतौर जब दाने लेने लगते हैं तब उसमें हल्का सा ज्वर आने लगता है। जब ज्वर आने लगता है तो क्या होगा, उसको कुक्कुट को दिक्कत होगी, मुर्गियों को दिक्कत होगी, तो आहार खाना छोड़ देंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब दाने जैसे उभरे तो उन्होंने आहार खाना छोड़ दिया तो वो झुंड से अलग हो जाएंगी, एक अलग फ्लॉक सी बना लेती हैं, सुस्त रहेंगी, आहार कम कर देंगी। उसके बाद ये जो दाने हैं ये आपस में मिलने लगते हैं और कई बार ये दाने से भी पहले, कई बार मिलने से भी पहले, कई बार इसमें फफोले से भी पड़ने लगते हैं। तो किसी किसी जगह ये फफोले पड़ने लगेंगे। तो ये फफोले जब पड़ते हैं तो कई बार इसके फटने का भी डर रहता है, नहीं तो ये जो फफोले हैं ये मिल करके एक मस्सा जैसा बना देंगे। तो कई सारे मस्से उभरे उभरे से दिखाई देते हैं। बड़ी वयस्कों में है तो बिल्कुल अंडा देना बंद कर देती हैं मुर्गियां। अब तक तो थोड़ा बहुत जो दे रही थी अब बिल्कुल बंद कर देंगी और आहार बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। कई बार तो ये गिर भी पड़ती हैं, बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगी। अब क्या होता है, कई बार इस समय भी हमने इसकी रोकथाम नहीं करी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो इसमें मवाद पड़ने लगता है, पस आने लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि और यहाँ से रोग भी फैलने के चांसेस होते हैं क्योंकि मवाद है, एक से छूत का रोग है, घातक रोग है, तो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलता भी है, तो तेज ज्वर भी होता है। अब इसके बाद कई बार ये यदि हम ध्यान नहीं देते या उस नहीं देते तो कई बार ये अगले रूप में भी बदल जाता है, जैसे कि सूखने लगता है कई बार, और ये जो पपड़ी खुरंट जैसा बनने लगता है। ये जो पपड़ी है या ये जो खुरंट है ये ही रोग फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे की डिप्थेरिक फॉर्म जिसको कहते हैं, इसमें गले में, मुंह में वही दाने हो जाते हैं लाल लाल रंग के, कई बार छाले पड़ जाते हैं और जो है आहार, छाले और मुंह में की वजह से बिल्कुल आहार बंद कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आहार बनने के कारण, बंद करने के कारण बिल्कुल भार में कमी हो जाती है, बिल्कुल इसमें मृत्यु तक हो सकती है, जो कि 50% तक मृत्यु दर पहुंच सकती है। तीसरा जो फॉर्म है वो आता है जो नेजल फॉर्म या
गले के ऊपर, आंख में खास तौर से। तो नेत्र वाला जो है उसमें क्या होता है, आंख में वही दाने और वो समझ आता है और आंख में बिल्कुल मवाद सा हो जाता है, गंदा पानी गिरने लगता है, गंदा गंदा स्राव होने लगता है, साथ साथ जो मुर्गियां हैं वो अंधी तक हो जाती हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब इसका बचाव या हम इसका उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसका जो है 6 से 8 सप्ताह में इसका एक टीका लगवा दें। और ये टीका जो है यदि हम लगाने के बाद वो हमेशा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता रहती है, तो जिससे मुर्गियां हमेशा बची रहेंगी, तो जिससे ये रोग आगे नहीं फैलेगा। अब आती है, जैसे मैंने बताया, बहुत छूत का रोग है और कैसे बचाएं। यदि ये फैल रहा है तो बिल्कुल अलग कर दें उन चूज़ों को और उन मुर्गियों को स्वस्थ उनसे, और साथ साथ वहाँ चूना डालें, साफ सफाई का ध्यान रखें और नमी ना होने दे। जैसे मैंने बताया जाड़ों में ये रोग फैलता है, मौसम भी जाड़े का है, तो ऐसे में जिन्होंने मुर्गी पाल रखी है तो सफाइयों का, ठंड से बचाव का विशेष ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि वही बात की उम्र जो है उसका ध्यान रखें कि एक एज ग्रुप की, एक जो छोटे चूजे हैं उनको एक साथ, उससे जो बड़ी उम्र के हैं उनको एक साथ अलग अलग रखें। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें, साफ ताजा पानी दें और जो आहार है उसको भी इन्फेक्शन एक उसमें ना फैले, इसलिए आहार भी ध्यान रखें कि जो उचित मात्रा में साफ सुथरा हो, नमी युक्त ना हो, फंगस युक्त ना हो, ताजा आहार दें उसको। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गणेशगंज, जिला सागर के कृषक जीवन लाल ने। यह आम के बाग में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जीवन लाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आम में एक प्रमुख समस्या आम का जो है गुच्छा रोग या मैंगो मॉलफॉर्मेशन कहते हैं जिसको, ये रोग है। इस रोग का जो कारण है वो एक कारण न होके बल्कि कई कारणों के कारण ये समस्या देखने को मिलती है। एक तो इसमें कीड़ों का प्रकोप, जिसमें हमारा अष्टपदी या माइट है, माइट के कारण भी होता है, फफूंद के कारण भी होता है, और कई रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो भी क्या करते हैं, इस रोग को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ये रोग देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इस रोग में जो पौधे में जब फूल आते हैं तो फूल जो है वो सामान्य रूप से न बढ़ के आकार में बढ़ने लगते हैं और गुच्छों के रूप में बढ़ने लगते हैं। और ये रोग भी 3 स्तर का होता है, एक उच्च स्तर का, एक मध्यम और एक निम्न स्तर का। उच्च स्तर में अगर ये बहुत ज़्यादा ये रोग आता है तो उस कारण पौधे में देखा जाए तो आम बिल्कुल नहीं बनते, मध्यम में कुछ बनते हैं या नहीं बनते, और निम्न स्तर का अगर इसका प्रकोप होगा इस रोग का तो उसमें कुछ जो है हमारे फूलों से आम भी बनते हैं। किसान भाइयों, इस रोग से बचाने के लिए हमें अपने जो पौधा है उसके पोषक तत्वों का पूरा ध्यान रखना है। आपको अपने आसपास खेत जो बाग है उसकी मिट्टी की जांच करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो किसी पोषक तत्व की कमी है। उसमें समय समय पर हर साल जो संतुलित मात्रा में उर्वरक देने उसका प्रयोग करना चाहिए। अच्छे तरीके से थाला बना के सारी खाद मिला के उसमें पौधे को देनी चाहिए। फूल आने से पहले हमें इसका विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर पौधे की पत्तियों में माइट या अष्टपदी आपको कीड़ा दिखाई देता है, ये निचली सतह में प्रायः पाया जाता है, तो इसकी रोकथाम करनी चाहिए। और एक हॉपर फुदका कीड़ा भी आता है जो उड़ता हुआ दिखाई देता है मच्छर जैसा, वो भी क्या करता है, रस चूस के, फूलों से रस चूस के इस रोग को काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा देता है। इसके अलावा फफूंद भी आती है। ये फफूंद भी उसमें फूल के ऊपर उग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि फूल जो है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, इस रोग से रोकथाम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी कीटों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL आता है, इसकी 5 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। और फफूंद की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम करके एक दवा आती है या बेनोमिल करके जो दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब कली से जब फूल बन रहा है उस समय एक आपका हार्मोन आता है NAA, इसकी 200 मिलीग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव भी करना फ़ायदेमंद रहता है। जिन वृक्षों में पहले से ही अगर इस रोग का प्रकोप हो
तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि जब हम इसकी देखभाल करें, तो उन वृक्षों में आप क्या कर सकते हैं कि जो ऐसे गुच्छा रोग से ग्रसित जो शाखाओं पर ये ऐसे गुच्छा रोग दिखाई दे रहे हैं, उसको किसी तेज धार वाले उपकरण की सहायता से उस शाखाओं से गुच्छा रोग से ग्रसित भाग को काट कर क्या करिए, उनको अलग कर दीजिए और एकत्र करके उसे मिट्टी में दबाकर या जलाकर नष्ट कर दीजिए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम अगर फिर कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे तो निश्चय इस रोग की समस्या हमारे उसमें क्षेत्र में नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, हम संतुलित उर्वरक के द्वारा, समय पर कीटनाशक और फफूंदनाशक के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। किसान भाइयों, तने में एक और रोग आता है जिसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष तनाशय, या जिसको हम बोलते हैं डाईबैक बीमारी भी कहते हैं। इसमें शाखाएं जो हैं, जो वृक्षों की शाखाएं हैं या छोटे पौधे की जो भी शाखाएं होती हैं, वो शीर्ष भाग से धीरे धीरे नीचे की ओर सूखने लगती हैं, जिसके कारण कई बार पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसे वृक्षों से, ऐसी शाखाओं में थोड़ा सा हरा भाग लेते हुए हम इसकी कटाई कर दें, और कटाई करने के बाद प्रूनिंग कर दें, और उसके बाद हम फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 50 WP जो बाजार में उपलब्ध है, उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी की दर से हम घोल बना के क्या करें, पूरे पौधे में अच्छी तरीके से इसमें छिड़क दें। ऐसा हम 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार आप क्या कर सकते हैं, इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल में लगने वाले कीट और रोगों को कैसे करें नियंत्रण। अच्छी बढ़वार के लिए राजमा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।